आज हम जापान के आधुनिकीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जापान का उदय यानी जापान का आधुनिकीकरण एक युगांतकारी घटना थी। 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक जापान ने एकांतवास और पृथकता की नीति अपनाई, लेकिन 1853 में अमेरिकी कमोडोर पेरी ने दबाव डालकर जापान के द्वार दुनिया के लिए खोल दिए, और जब से जापान के द्वार खुले तब से जापान ने दुनिया को जाना और दुनिया की तरह चलने का प्रयास किया। इसे ही जापान का आधुनिकीकरण कहा जाता है। जापान में सम्राट को ईश्वरीय माना जाता था और 12वीं सदी से ही जापान में शासन की समस्त शक्तियाँ शोगुन में निहित थी। यानी जापान में जो सामंत थे, उन सामंतों में एक जो सामंत था वो शोगुन था। उसके अंदर सारी शक्तियाँ नहीं थी। सम्राट नाम मात्र का था। सम्राट का निवास स्थान क्योटो में था, जबकि शोगुन येदो में रहकर सारे शासन को संचालित करता था। जापान में शुरुआत में सिर्फ डच व्यापारियों को व्यापार की अनुमति थी, लेकिन अमेरिका को जब इस क्षेत्र में अपने जहाज़ों के लिए सुविधाओं की आवश्यकता हुई तो उसने इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने कमोडोर पेरी को 1853 में युद्धपोतों के साथ भेजा और एक पत्र जापान के सम्राट के नाम शोगुन को सौंपा, और उसमें ये कहा गया कि वो 1 साल बाद दोबारा आएगा और इस पत्र का जवाब उन्हें देना है। इस समय जापान ने चीन की हालत, जो दुर्दशा विदेशियों के द्वारा हुई थी, वो देख चुका था। तो जापान ने अमेरिका के साथ संधि कर ली और इस संधि के तहत अमेरिका को जापान के साथ व्यापार करने की सुविधा प्राप्ति हो गई। इस संधि के बाद जो अमेरिका के साथ संधि हुई उसको कनगावा की संधि भी कहते हैं। इस संधि के बाद जापान ने 1854 में इंग्लैंड के साथ, 56 में रूस के साथ और 57 में हॉलैंड के साथ भी इसी प्रकार की संधियाँ कर ली। इन संधियों के बाद जापान में तीव्र प्रतिक्रिया हुई और जापान की राष्ट्रीय भावना को आघात लगा और शोगुन के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा हो गया, क्योंकि ये संधियाँ करने वाला शोगुन था। तो जो दूसरे सरदार थे, दूसरे सामंत थे, वो भी शोगुन के खिलाफ हो गए और उन्होंने शोगुन के खिलाफ कार्य करना शुरू कर दिया। इसी दौरान केइकी नया शोगुन बना और 1867 में वर्ध सम्राट कोमुई की भी मृत्यु हो गई और नया सम्राट मुत्सुहितो बना। इस 24 वर्षीय युवा सम्राट ने मेइजी की उपाधि धारण की। मेइजी का अर्थ होता है बुद्धिमत्तापूर्ण शासन। और जापान के इतिहास में 1868 से 1912 का जो शासन है वो मेइजी काल यानी बुद्धिमत्तापूर्ण शासन के नाम से जाना जाता है। केइकी ने जब उसके खिलाफ असंतोष पनपा तो उसने अपने समस्त अधिकार सम्राट को सौंप दिए। इस प्रकार जो सम्राट था उसकी शक्तियाँ बढ़ गई और सर्वोच्च सम्राट हो गया जापान में। इस काल को मेइजी काल कहते हैं। जो सम्राट था मुत्सुहितो, उसने विश्व के साथ चलने का फैसला किया और इसे ही जापान का आधुनिकीकरण कहते हैं। जापान का आधुनिकीकरण मेइजी काल 1868 से 1912 ईस्वी के मध्य आधुनिकीकरण का काल कहा जाता है। जापान ने अपनी विशिष्टता छोड़े बिना, यानी जो अपनी विशिष्टताएं थी उनको छोड़े बिना, विदेशों की जो अच्छी बातें थी उनको आत्मसात कर लिया और प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, सभी में सुधार किए। तो राजनीतिक जो सुधार है उसमें सबसे पहला जो सुधार हुआ वह है सामंत प्रथा की समाप्ति। राष्ट्रीय भावनाओं से प्रेरित होकर मार्च 1869 में जो 4 बड़े सामंत थे उन्होंने अपने सभी अधिकार सम्राट को समर्पित कर दिए और इनसे प्रेरित होकर जो छोटे सामंत थे 300 के लगभग, उन्होंने भी अपने अधिकार सम्राट को दे दिए। और 1871 ईस्वी आते आते समस्त जो सामंत थे उनके अधिकार सम्राट के अधीन हो गए और सामंत प्रथा पूर्णतः समाप्त हो गई।
संपूर्ण जो देश था वो 4 तरह के संगठनों में विभाजित हो गया। गांव जिसको मुरा कहते थे, शहर जिसको कू कहते थे, जिला जिसको गुन कहते थे, तथा प्रदेश केन, यानी पूरा देश मुरा, कू, गुन और केन के अंदर संगठित कर दिया गया। दूसरा जो सुधार हुआ वो है सेना का पुनर्गठन। जापान में राष्ट्रीय सेना का अभाव था क्योंकि सामंत प्रथा थी। प्रत्येक सामंत के पास अपनी सेना होती थी और वही सेना सम्राट की सहायता आवश्यकता पड़ने पर करती थी। सेना की भर्ती केवल समुराई वर्ग से की जाती थी। जिस तरह से भारत के अंदर प्राचीन काल में सेना की भर्ती क्षत्रिय वर्ग से की जाती थी, उसी प्रकार जापान के अंदर समुराई वर्ग था, उसी से सेना की भर्ती की जाती थी। लेकिन अब सम्राट की आज्ञा से सेना में सभी वर्गों के लोगों को भर्ती किया जाने लगा और 1873 ईस्वी में जापान में सैनिक सेवा को अनिवार्य घोषित कर दिया गया। तीसरा जो सुधार है वह कानून के समक्ष समानता की स्थापना। जापान के सामंतों को विशेषाधिकार थे, लेकिन धीरे धीरे ये विशेषाधिकार छीन लिए गए और नौकरियां जो थी वो योग्यता के आधार पर देना शुरू कर दिया गया और सभी लोगों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया, यानी कानूनी समानता स्थापित कर दी गई। अगला जो सुधार है वो नागरिक सेवा की स्थापना। शोगुन काल में जो प्रशासन है वो सामंतों द्वारा संचालित होता था, लेकिन अब जो नागरिक सेवा थी उसमें योग्य व्यक्तियों को प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा नियुक्त किया जाने लगा। न्याय व्यवस्था में सुधार। 1882 में दंड संहिता और 1890 में दीवानी कानून संहिता बनाकर जापान में लागू कर दी गई और न्यायालयों का पुनर्गठन किया गया। इस प्रकार जापान में जो न्याय व्यवस्था थी वो सभी लोगों के लिए एक समान कर दी गई। नवीन संविधान का निर्माण किया गया क्योंकि जापानी जो व्यवस्था थी वो पुरानी तरीके से चल रही थी, तो धीरे धीरे शासन में सुधार की मांग उठने लगी और इस मांग उठने के कारण मताधिकार दिया गया और मताधिकार के बाद में एक नवीन संविधान की बात हुई। तो 1882 में ईटो हिरोबुमी को पश्चिमी देशों के संविधान के अध्ययन के लिए भेजा गया और बाद में जर्मनी की जो शासन पद्धति थी उसके आधार पर जापान का संविधान बनाया गया और वो 11 फरवरी 1889 को लागू कर दिया गया। इसके अंदर सम्राट को सर्वोच्च अधिकार दे दिए गए। वो मंत्रिपरिषद का गठन कर सकता था, संसद का अधिवेशन बुला सकता था, उसे भंग कर सकता था और सेना का सर्वोच्च सेनापति भी वही था। 15 येन कर देने वाले को नागरिक मताधिकार दे दिया गया। येन जैसे भारत के अंदर मुद्रा रुपया है, वैसे ही जापान की मुद्रा को येन कहा जाता है। 7वां नागरिक अधिकार। जापान के नागरिकों को कानून के समक्ष समानता, भाषण, लेखन तथा प्रकाशन की स्वतंत्रता, सभा संगठन निर्माण का अधिकार, ये सभी अधिकार जापान के अधिकार नागरिकों को दे दिया गया। आर्थिक सुधार। जापान का तीव्र गति से औद्योगिक विकास किया गया। कपड़ा, लोहा, गोला, बारूद, हथियार तथा जहाज निर्माण संबंधी उद्योग लगाए गए और पूरे देश के अंदर रेलों का जाल बिछा दिया गया। नौसैनिक एवं सामुद्रिक शक्ति का विकास किया गया। डाकतार विभाग की स्थापना की गई। टेलीफोन व्यवस्था शुरू की गई। बैंकों की स्थापना की गई। इस तरह से जापान का जो है आर्थिक दृष्टि से जो सुधार थे वो लागू किए गए और जापान एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किए बिना सभी जो सुधार थे वो बेकार हो जाते, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार किए गए और पूरे देश के अंदर एक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई और पूरे देश को 8 विश्वविद्यालय क्षेत्रों में बांटा गया और ऐसे प्रत्येक एक क्षेत्र में 32 माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र, 210 प्राथमिक विद्यालय थे और उस शिक्षा हेतु वसेदा, दोशीसा तथा टोक्यो में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। वेशभूषा। जापान के जितने भी अधिकारी थे, कर्मचारी थे और उन सब के लिए पाश्चात्य वेशभूषा पहनना अनिवार्य कर दिया गया, यानी उनको एक तरह से आधुनिक बना दिया गया। यूरोपीय शैली के भवन बनाए गए और मनोरंजन, कला, खान पान सभी में यूरोपीय रंग ढंग को अपनाया गया। इस तरह से
मेइजी ने जापान में सुधारों की शुरुआत की और जापान का कायाकल्प कर दिया। जब जापान हर क्षेत्र में आगे बढ़ने लगा तो वो साम्राज्यवाद की ओर भी प्रेरित होने लगा और 1894 में जापान ने चीन को पराजित किया, 1905 में रूस को पराजित किया और दक्षिण मंचूरिया इस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। प्रथम विश्व युद्ध में जापान मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़ा और जापान उग्र राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ गया। इस तरह से जो जापान एक बंद क्षेत्र था, बंद अर्थव्यवस्था थी, बाहर के लोगों से संपर्क नहीं रखते थे, अमेरिकी कमोडोर पेरी के दबाव में आकर उन्होंने बाहरी लोगों के लिए जापान को खोल दिया। लेकिन बाद में उनको समझ में आया कि दुनिया ने कितना विकास किया है और दुनिया के साथ चलना है। इसी सोच के साथ जो मेइजी था वहाँ का शासक, उसने जापान में आधुनिकीकरण की शुरुआत की और राजनीतिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में आधुनिकीकरण करके जापान को दुनिया के अग्रिम पंक्ति के राष्ट्रों में खड़ा कर दिया। धन्यवाद।